चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अभिप्रेरणा के तीन पक्ष। तीन पक्ष का मतलब है कि यहां एस्पेक्ट अलग अलग टाइप का है। अभिप्रेरणा तो है उसके अंदर, लेकिन उसका टाइप अगर आप देखें तो थोड़ा सा आपको अलग टाइप की मोटिवेशन नजर आएगी। जैसे पहला जो है वो भावात्मक या अफेक्टिव मोटिवेशन है। भावात्मक का मतलब है कि एक ऐसी अभिप्रेरणा जो आपको अचानक जो है उत्तेजित कर दे, अचानक गुस्सा आ जाए, अचानक खुशी मिल जाए, अचानक कुछ हो जाए, उसे हम कहेंगे भावात्मक या उत्तेजित करने वाला। जैसे आप गली में जा रहे हो और पीछे कुत्ता भागे, आपके कुत्ता भागे तो आप क्या करोगे? भागोगे आप, और भागोगे इतना तेजी से भागोगे, और वो पावर आपके अंदर आई कहां से? एक तो आप ढीले ढाले चल रहे थे, आराम से जा रहे थे, और आप कह रहे थे इतना थक गए, आप तो इतना थक गए, पढ़ते पढ़ते इतना थक गए, और जैसे ही कुत्ता भागा और अंदर से जो एनर्जी आई आपके अंदर, वो कहां से आई? बस वही है अफेक्टिव मोटिवेशन। मान लो कि आपने कहा कि मेरे से ज्यादा हाई जंप नहीं होता है, मेरे से ज्यादा हाई जंप होता नहीं है क्योंकि शरीर भारी है, और आप कहीं ऐसी जगह फंस गए और दूर आप देख रहे हो एक टाइगर आ रहा है आपकी तरफ आ रहा है, और आपके सामने 6 फीट की दीवार है, और अब आपको भागने की कोई जगह नहीं है, और सामने अगर आप देखें तो दूर तक जंगल है और टाइगर आपके सामने आ रहा है। दीवार को अगर आपने फांद दिया तो आप बच गए, अदरवाइज वो टाइगर आपको झपट लेगा। अब आपके अंदर जो मोटिवेशन आएगा ना, अब आपके अंदर जो ताकत आएगी ना, आप दीवार 6 फीट की क्या, आप तो 12 फीट की कूद जाओगे क्योंकि पीछे मौत आ रही है। मतलब इस टाइप के, इस रिलेटेड जो डर पैदा करे इंसान के अंदर, और डर कर हम कोई काम कर दें, उसे कहते हैं अफेक्टिव या भावात्मक या उत्तेजित करने वाला मोटिवेशन। उसके बाद में आता है व्यवहारिक या बिहेवियरल मोटिवेशन, जो आवश्यकता ने अनुसार होता है। आवश्यकता जैसे नीड होती है हमारी, वैसे हम काम करते हैं। व्यवहारिक का मतलब है कि हम डे टू डे लाइफ में जो काम करते हैं, वो हम काम क्यों करते हैं, उसके पीछे वजह है कोई। हम काम इसलिए करते हैं कि अपनी अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें व्यवहारिक मोटिवेशन में आती है। जैसे अब्राहम मास्लो का एक सिद्धांत है आवश्यकता पदानुक्रम, यानी कि जिस प्रकार के इंसान की आवश्यकता होती है वैसे वैसे वो कार्य करता है। जैसे फिजियोलॉजिकल कहता है कि पहले शारीरिक आवश्यकता, यानी कि शरीर से संबंधित, भूख प्यास से संबंधित वो अपनी नीड पूरा करेगा। तो उसके बाद में सेफ्टी, ये होने के बाद में यहां बढ़ेगा लव बिलोंगिंग, यानी कि परिवार बनाएगा, रिश्तेदार बनाएगा, शादियां करेगा, इस प्रकार से लव बिलोंगिंग है। किसमें? सेफ्टी में अपनी सुरक्षा। जैसे मान लो कि घर बनाकर रहना और ऐसी जगह रहना जहां हमें कोई खतरा नहीं हो। एक कॉलोनी के अंदर हम रहते हैं, घर बनाकर लोगों के बीच में, अपने समाज के लोगों के बीच में, बस वही सेफ्टी है। पहले तो आप ये मान के चलो कि शुरुआत अपने फिजिकल बॉडी की होती है, कि फिजिकल बॉडी की नीड क्या है, जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए। पहले तो हम वो चीजें तलाशेंगे, उनके लिए हम मोटिवेट होंगे, और वो पूरी हो गई तो फिर हम अपनी सेफ्टी देखेंगे। हम ऐसी जगह देखेंगे जहां हम सुरक्षित है। पहले लोग गुफाओं में रहते थे सेफ्टी के लिए, दीवार बनाकर रहते थे, फिर घर बनने लगे अलग अलग बड़े छोटे, तो ये सब सेफ्टी है हमारी। और फिर अपना परिवार, अपनी शादियां, अपने बीवी बच्चे, पति पत्नी, ये सब इसमें आता है। इसके लिए हम मोटिवेट होते हैं। और उसके बाद में सेल्फ स्टीम, यानी कि अपना आत्मसम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत, ये सब चाहिए। इसके लिए फिर हम काम करते हैं, इसके लिए हम मोटिवेट होते हैं। उसके बाद में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक्चुअल में वो होता है से वास्तव में आप क्या हो, रियल में आप क्या चाहते हो। मैंने जी बताया था ना आपको, हम रियल में क्या होते हैं, क्या बनना चाहते हैं, वैसे हम बनते नहीं है। हाँ, आइडियल जो होता है ना, वो हम तभी बनते हैं जब हम सारी अपेक्षा हमारी पूरी हो जाती है, तब हम आइडियल की ओर बढ़ते हैं। अभी हम वही बन रहे हैं जो समाज चाहता है, अब हम वो नहीं बन रहे हैं जो हम चाहते हैं। तो जो हम चाहते हैं वे सब बन जाएं, उसे हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहां तक तो अभी हम यहां संघर्ष कर रहे हैं सब लोग, यानी कि सेल्फ स्टीम जो है उस पर संघर्ष कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अभिप्रेरणा में जो सेकंड पार्ट है वो आवश्यकता वाला है, जो अब्राहम मास्लो का जो सिद्धांत है उससे मिलता जुलता ही है। कि आवश्यकताओं का मास्लो का पदानुक्रम कहता है कि इंसान उतना ही काम करेगा जितनी उसकी आवश्यकता है।
आवश्यकता नहीं होगी तो वो साइकोलॉजी नहीं पढ़ेगा, आवश्यकता होगी तब वो हिस्ट्री पढ़ेगा, वो पॉलिटी पढ़ेगा, वो मैथ भी पढ़ लेगा। अगर वो कहे मेरे मैथ नहीं आती है तो फिर मैथ पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको जॉब लगना है। तो ये होती है आवश्यकता। उसके बाद में आता है संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव मोटिवेशन। संज्ञानात्मक आप कह सकते हो कि एक गोल सेट करने, गोल सेट करने का मतलब यहां पर है कि जैसे आप बैठे हैं, आपने कहा कि नौकरी तो लग ही गए, जॉब तुम्हारी है और नियमित अपने इनकम भी आ रही है, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा करूं कि अपना थोड़ा इनकम और बढ़ जाए, तो आप एक गोल सेट करोगे। चलो ऐसा करते हैं कि हम कहीं और पढ़ाते हैं, कहीं यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, कहीं ऐसी जगह पढ़ाते हैं जिससे हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो आप एक और गोल सेट करोगे, उसके ऊपर आप काम करना स्टार्ट कर दोगे। तो इस प्रकार से लक्ष्य निर्धारित करके फिर कोई व्यक्ति काम करे तो वो होता है संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव मोटिवेशन। तो इसे हम कहते हैं अभिप्रेरणा के 3 पक्ष। उसके बाद में आगे बढ़े। यहां तक किसी को डाउट? समझ आ गया तुमको? समझ आया? आपको समझ आया? मोबाइल में क्या देख रही हो? इसको टैली कर रही हो तो हाँ। अब देखो, आप ये चित्र देखो। एक तो इसमें 2 टाइप की मोटिवेशन है, 2 टाइप के हैं, एक बाह्य और एक आंतरिक। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है बाहरी, बाहर की तरफ का, और इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब है अंदर से। आप यहां पर बैठे हैं, आपके अंदर से इच्छा जागृत हुई या बाहर से किसी की इच्छा जागृत हुई और आपके ऊपर थोप दी गई। तो यहां पर आप अगर देखें तो 2 इमेज आपको दिखाई दे रही है, और इन 2 इमेज में इसके दिमाग में क्या चल रहा है? ट्रॉफी। मैं इस फुटबॉल को जीतूंगा ताकि मुझे ट्रॉफी मिले। और ये लड़का भी खेल रहा है और वो कह रहा है कि मैं इसलिए जीतूंगा ताकि मुझे खुशी मिले। ये खुशी के लिए कर रहा है और ये ट्रॉफी के लिए कर रहा है। और इस बच्चे के अंदर जो मोटिवेशन है वो अंदर से आया है, अंदर से आया है, और इसके अंदर मोटिवेशन बाहर से आया है। तो ये मोटिवेशन 2 प्रकार के हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। एक बच्चे के अंदर दोनों मोटिवेशन एक ही हो सकते हैं, एक के अंदर? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं होगा? हो सकता है, दोनों के अंदर एक हो सकता है। हाँ, ये मैंने एक दिन बताया था क्लास में कि आपका जो आइडियल जो है ना, आइडियल आप, वो आइडियल और रियल के बीच में गैप कम होना चाहिए, ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। जैसे आप टीचर बनना चाहते हो, एक तो आपको खुद को इंटरेस्ट है पढ़ने का, पढ़ाने का खुद को इंटरेस्ट है, और दूसरा आपको नीड भी है, और आपको इंटरेस्ट भी है। तो इसमें दोनों में क्या गैप कम से कम हो जाएगा, और जितना गैप कम होगा उतनी आपको खुशी मिलेगी उस काम में, और जितना ज्यादा गैप होगा उतना ही ज्यादा आपका जो लाइफ है वो थोड़ा बोरिंग टाइप का होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। चलो नौकरी तो लगे लेकिन मुझे इस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो वो चीज होती है। तो ये एक व्यक्ति के अंदर दोनों हो सकता है। अच्छा, हमने जितने लोगों को ऊंचाइयों तक जाते हुए देखा है, और ऊंचाइयों तक का मतलब है जिन्होंने एक सक्सेस की पराकाष्ठा, ऑप्टिमम पॉइंट छू लिया। आपने देखा होगा कपिल शर्मा शो आता है एक टीवी में, है ना? तो वो क्या था, वो लड़का कॉलेज से तो निकला हुआ था, उसको इंटरेस्ट था किसी को हंसाने में और एक्टिंग करने में, और ये इंटरेस्ट जो है उसने उसके ऊपर ध्यान दिया, उसने उसका पालन पोषण किया, और लास्ट में जाकर ये इंटरेस्ट उसका प्रोफेशन बन गया। तो जब हम अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम करते हैं, यानी कि आंतरिक मोटिवेशन पर काम करते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा खुशी मिलती है, सुकून उसी में ज्यादा मिलता है, और वो इतना पोषित हो जाता है, पल्लवित और पोषित, कि एक दिन हमारा प्रोफेशन बन जाता है, एक दिन वहां से इनकम स्टार्ट हो जाती है। तो एक्चुअल में होना यही चाहिए कि मोटिवेशन आंतरिक होना चाहिए। ये कह रहा है कि मोटिवेटेड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी फॉर इट्स आउन सेक एंड पर्सनल रिवार्ड, यानी कि रिवार्ड खुद को देना चाहता है, पर्सनल रिवार्ड यानी कि अपने आउन से, खुद की खुशी के लिए करता है। और ये कह रहा है मोटिवेटेड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अर्न ए रिवार्ड टू अवॉइड पनिशमेंट, या तो पनिशमेंट से बचने के लिए या वो ट्रॉफी जीतने के लिए, इसलिए ये खेलेगा, और ये अपनी खुशी के लिए खेलेगा। अब आप अंदाजा लगा लो कि ज्यादा ताकत किस में आएगी। ये हार से बचने की कोशिश करेगा और ये जीतने के लिए खेलेगा। तो इतना फर्क होता है। तो बच्चों में ये चीज हमें डालनी चाहिए। बेस्ट आंतरिक होता है। जैसे मैंने कहा
मैं इसलिए पढ़ रही हूं कि मुझे एग्जाम पास करना है ना। मैं इसलिए पढ़ रही हूं, मुझे एग्जाम पास करना है। और एक ने कहा कि मैं इसलिए पढ़ रही हूं क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। दोनों 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 में आपको अंतर नजर आ रहा है कि मैं इसलिए पढ़ रही हूं कि मेरा आगे एग्जाम आ रहा है, और मैं इसलिए पढ़ रही हूं कि मुझे अच्छा लग रहा है। तो अब इसमें आंतरिक कौन सा हुआ? अच्छा लगना, कि मैं इसलिए पढ़ रही हूं कि मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और मैं इसलिए पढ़ रही हूं कि इसको पढ़ना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। एग्जाम क्लियर करना है तो इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। बस ये फर्क होता है इसमें। तो ज्यादा अच्छा वो होता है जो आंतरिक होता है, अंदर से मोटिवेशन आना बहुत अच्छी बात है। आप वो काम करें जिसमें अंदर से खुशी मिले। अच्छा, खुशी नहीं मिले तो क्या करें? खुशी नहीं मिले तो उसको खुशी का जरिया बनाने की कोशिश करें कि उसी को बना लें, और नहीं बने, फिर भी नहीं बने तो फिर उसको छोड़ें, फिर जहां खुशी मिले वो करें। लेकिन होता क्या है कि हम जिस चीज की बार बार प्रैक्टिस करते हैं पॉजिटिव वे में, और एक दिन हमें उसमें खुशी नजर आने लग जाती है, और फिर वो हमारा एक, वो बोलते हैं ना, पैशन बन जाता है, और उसमें हमें सुकून मिलने लग जाता है। जब तक वो काम नहीं करेंगे तब तक हमें तसल्ली नहीं होगी। बस वो चीज प्रैक्टिस ही होता है। जरूरी नहीं है कि सारे लोग खुशी वाले काम करें। तो सारे लोग खुशी वाले काम करेंगे तो सारे वो खुशी वाले काम कैसे ढूंढेंगे, कहां मिलेगा? लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जहां पर, जैसे आपको अभी अर्निंग करना है, आपको अच्छी नौकरी चाहिए, आपको एक टीचर बनना है सरकारी, ऐसी कंडीशन में आपको ये सारी चीजें पढ़नी होती है। लेकिन आपको खुशी है सिलाई में, आपको सिलाई करना अच्छा लगता है, आपको मेहंदी बनाना अच्छा लगता है ना, उसमें खुशी है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी रेपुटेशन इसमें ज्यादा बढ़ेगी, मैं एक तो मेहंदी लगाऊं और एक मैं टीचर बनूं, तो रेपुटेशन मेरी यहां पर ज्यादा बनेगी। तो आप क्या करेंगे, इसको अपनी खुशी का जरिया बनाने की कोशिश करेंगे, टीचिंग व्यवसाय को, पढ़ने को, लिखने को, किसी को पढ़ाने को। तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, और बाहर से आने वाला मोटिवेशन एक दिन अंदर से आने लग जाएगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा मोटिवेशन बाहर से मिले, बाहर वाला आंतरिक बन सकता है। अब इन दोनों को डिटेल में समझते देखो। अभिप्रेरणा के दो प्रकार, टू टाइप ऑफ मोटिवेशन, बाह्य अभिप्रेरणा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसका स्रोत बाहरी होता है। जिसका स्रोत कहां से होता है? बाहरी, यानी कि बाहर से कोई स्रोत होता है। जैसे पुरस्कार, प्रशंसा या दंड, या तो आपको कोई प्राइज मिलेगा ये करने से, या आपको प्रशंसा मिलेगी, या आपको पनिशमेंट मिलेगा। और इन कारणों से ही हम जो काम करते हैं वो सारे के सारे बाह्य मोटिवेशन है। नकारात्मक अभिप्रेरणा है ये, वो सकारात्मक है, ये नकारात्मक है। नकारात्मक क्यों है? क्योंकि इसके प्रारंभिक प्रभाव सुधारात्मक है, लेकिन दीर्घकालिक निष्पादन इसमें घटने लगता है। आप एक काम को लगातार कर रहे हो, लेकिन आपको उस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लंबे टाइम तक आप काम करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, और मैं बोर भी हो रही हूं, मुझे सुकून भी नहीं मिल रहा है, और बड़े मैं परेशान सी लगने लगी। तो आपका निष्पादन जो है ना, आपका रिजल्ट वो घटने लग जाएगा, प्रोडक्टिविटी आपकी कम होने लग जाएगी। तो इसलिए बाह्य मोटिवेशन को नेगेटिव माना गया है, और नेगेटिव वो तब तक है जब तक कि अंदर से खुशी और सुकून नहीं मिलने लग जाए। अब कह रहा है व्यक्ति कार्य में रुचि के बजाय केवल परिणाम पर ध्यान देता है। यहां पर देखो, रिजल्ट पर फोकस है उसका, कि बस रिजल्ट मिलना चाहिए, मुझे वो ट्रॉफी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो कार्य पर ध्यान हटा देता है और फिर रिजल्ट पर केंद्रित हो जाता है, यानी कि वो फल की चिंता करता है। और वो गीता वाला, भगवत गीता, फल की चिंता मत करो, कर्म पर ध्यान दो। मैं इसलिए पढ़ रही हूं क्योंकि मुझे पास होना है। ये आवश्यकता के अंत की युक्ति, इस लाइन को आपको समझना है। इस लाइन को समझ गए तो आप इसके सारे क्वेश्चन कर लोगे। ये आवश्यकता के अंत की युक्ति है। आपकी जो नीड है ना, आपकी जो आवश्यकता, उसका अंत करना चाहते हो आप। देखो, मैंने कहा कि आपकी नीड क्या है। मेरी नीड ये है कि मुझे बस ये एग्जाम पास करके टीचर बनना है, या मुझे वो ट्रॉफी जीतनी है। और ट्रॉफी आपकी नीड है, और आप लगातार एफर्ट लगाओगे, एफर्ट लगाते लगाते ट्रॉफी तक जैसे ही पहुंचे आपकी नीड खत्म। उसके बाद में क्या? उसके बाद में चारों तरफ अंधेरा। लेकिन फिर क्या होगा कि आपने अपनी आवश्यकता को खत्म कर दिया,
उसके बाद में फिर कहीं और आप इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा और फिर और कहीं आपको चलना पड़ेगा। फिर वहां जरूरी नहीं है कि वहां आपको अच्छा लगे, हो सकता है आपको उससे भी ज्यादा बोरियत महसूस हो वहां पर। इसलिए कहते हैं कि जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है उसमें व्यक्ति आवश्यकता का अंत करता है, और आंतरिक में वो आवश्यकता का अंत नहीं करता है, वो आवश्यकता हमेशा उसकी बनी रहती है। वो कितना भी पढ़ेगा उसको लगेगा थोड़ा सा और जानो में, आगे क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा। वो कौन सी पिक्चर आई थी, वो कटप्पा वाली सेकंड पार्ट का कितना लोगों ने इंतजार किया, क्योंकि उन्होंने बीच में छोड़ दिया, और उसके बाद में उसका बाहुबली 2 आया तो सब लोगों ने देखा कि आखिर में हुआ क्या, वो लास्ट में हुआ क्या। तो इस प्रकार की उत्सुकता होती है जब मोटिवेशन आंतरिक होता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकता को खत्म करता है, और इसमें आवश्यकता स्वतः ही खत्म है। आवश्यकता है ही नहीं उसकी, उसको कोई प्राइज की जरूरत नहीं है, उसको कोई सक्सेस की जरूरत नहीं है, उसको कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं है। बस वो तो अपनी खुशी के लिए कर रहा है, और खुशी के लिए कोई करता है तो सक्सेस भी आ जाती है, और पैसा भी आ जाता है, पद भी आ जाती है, प्रतिष्ठा भी आ जाती है, सारी चीजें दौड़ दौड़ कर आती है। देखो, जिसका स्रोत आंतरिक होता है, यानी कि ऐसा मोटिवेशन जिसको अंदर से लिया जाता है, जैसे स्वयं की रुचि व संतुष्टि, मुझे आनंद की अनुभूति होती है। व्यक्ति अपने कर्म पर केंद्रित है, परिणाम पर नहीं। यानी कि ये रिजल्ट नहीं देखेगा कि रिजल्ट क्या आएगा, वो जैसा भी आएगा आने दो, लेकिन मुझे अपना कर्म ईमानदारी से करना है, क्योंकि कर्म में मुझे इंटरेस्ट है। भगवत गीता कृष्ण कहते हैं तुम्हारा केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। यानी कि फल के ऊपर हमारा कोई राइट नहीं है। फल क्या आएगा, कैसा आएगा, कितना आएगा, कम आएगा, ज्यादा आएगा, कितनी देरी से आएगा, इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। इसकी चिंता करने वाला ऊपर बैठा है, वो अपने आप आपकी झोली में डाल देगा, और उसने आज तक किसी की मजदूरी बाकी नहीं रखी है। जिसने जितना किया है उतना उसकी झोली में आया है, देर से आए लेकिन आएगा जरूर, लेकिन कर्म कितना किया है उतना ही आएगा। अब देखो, यह व्यक्ति पुरस्कार और दंड की अपेक्षा रुचि और संतुष्टि, यहां पर लिखा संतुष्टि के लिए कार्य करता है। अपनी संतुष्टि के लिए वो कार्य ज्यादा करेगा। मैं इसलिए पढ़ रही हूं क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। बस ये अच्छी वाली फीलिंग आनी चाहिए। कोई काम करते हैं उसमें फीलिंग अच्छी आनी चाहिए। मैं इसलिए पढ़ रही हूं क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, इसमें आवश्यकता स्वतः खत्म है। ये आपको ध्यान रखना है, ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आवश्यकता के अंत की युक्ति है। मतलब करना है वहाँ पे, और यहाँ पे तो आवश्यकता। हाँ, ये कह रहे हैं ना, आवश्यकता स्वतः खत्म है, यानी कि इसकी आवश्यकता है ही नहीं, और इसकी आवश्यकता वो खत्म कर रहा है। वो बार बार कोई गोल सेट कर रहा है, फिर उसकी आवश्यकता को खत्म करता है, फिर नया गोल सेट करता है, फिर गोल सेट करता है, काम करता है, उसकी नीड को खत्म करता है। और ये इसकी कोई ऐसा गोल और ऐसा कोई उसका है नहीं। गोल तो उसका है, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। बस ये चीज है। तो आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा में ये अंतर है। यहां तक सबको समझ आ गया? सिंपल एकदम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अभिप्रेरणा की उपयोगिता, यूटिलिटी, यानी कि इसका यूज कैसे होगा। आपको ये सारी चीजें स्कूल में बच्चों को डिलीवर करनी है। तो यूज करने के लिए यहां पर ये कह रहा है कि कोई भी मोटिवेशन जो होता है उसकी पहली जो शर्त है, ये देखें, पहली शर्त किसी भी एक चीज को सीखने के लिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि आप बच्चों को सिखाओगे, आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हो तो सिखाओगे, तो जब तक ये नहीं होगा तब तक ना बच्चे सीखेंगे ना आप सिखाओगे। आप भी वहां पर अटेंडेंस लगाकर घर आ जाओगे, चलो अटेंडेंस लग गई, सरकारी नौकरी है और नौकरी तो मिल गई और सैलरी तो आएगी। हाँ, जब तक आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक बच्चों को भी नहीं आएगा। और बच्चों को इंटरेस्ट जगाने के लिए जरूरी है कि बच्चों को मोटिवेट करें। तो ये कह रहा है कि अभिप्रेरणा की उपयोगिता में कि कोई भी काम सीखते हैं तो पहली शर्त मोटिवेशन है, पहली शर्त अभिप्रेरणा है। उसको पहले मोटिवेट करो सीखने के लिए। जब आप स्टार्टिंग में आते हो तो मैं कहता हूं ना कि जिस दिन आप लग जाओगे ना तो सारे अमीर आपके आसपास वाले फीके पड़ जाएंगे। ये क्या है? ये मैं आपको मोटिवेट करता हूं कि आप लग जाओ, बस पढ़ना, आप स्टार्ट कर दो, बस सीखना, टेस्ट देना, ये सब।
इसी प्रकार से बच्चों को लगातार तैयार करना होता है, हर दिन उनको डोज चाहिए। अब स्किनर एक मनोवैज्ञानिक है, वो कहता है कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। यह परिणाम का ज्ञान करवाता है, यानी कि आपको रिजल्ट तक लेके जाता है, रिजल्ट को रियलाइज करवाता है। और रिजल्ट तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि आप एक रास्ता अपनाएं और वो रास्ता आपका मोटिवेशन हो। देखो, मोटिवेशन गोल नहीं है, मोटिवेशन आपका एक रास्ता है जिस रास्ते पर आप आसानी से चल सकते हो, ऐसा रास्ता मोटिवेशन होता है। लेकिन एक्चुअल में जो गोल होता है, वो गोल यहां ले जाने के लिए आपको रास्ता तैयार करवाता है, जो ज्ञान तक पहुंचाता है आपको। उसके बाद में ये कह रहा है कि उद्देश्य, प्रतिस्पर्धा, प्रतिपुष्टि इत्यादि अभिप्रेरणा से प्राप्त होंगे। मैं कहूं आपका उद्देश्य क्या है, आपने कहा मेरा उद्देश्य ये है, तो उस उद्देश्य को लेने के लिए आपको कुछ एफर्ट लगाने पड़ेंगे, और एफर्ट लगाने के लिए आपके अंदर एक मोटिवेशन। तो उद्देश्य, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। आप, कई लोग एग्जाम देंगे, आप अकेले नहीं एग्जाम में, और उस कंपटीशन में जरूरी है कि आपकी परफॉर्मेंस शानदार हो, और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी तभी होगी जब आप मोटिवेट होंगे। प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक, आपने एग्जाम दिया, एग्जाम का रिजल्ट नेगेटिव आ गया, तो वो आपके लिए फीडबैक है, कहीं कमी रही है उसको वापस सुधारें और फिर से लग जाए। तो इस प्रकार से फीडबैक भी हमें यहीं से मिलेंगे, जब हम करेंगे एक्टिव होकर, तब हमें फीडबैक भी मिलेंगे। अब ये कह रहा है कि जो अभिप्रेरणा की उपयोगिता है, लक्ष्य केंद्रित, यहां पर एक शब्द आता है लक्ष्य केंद्रित व्यवहार। जब आप मोटिवेटेड हैं, जब आप एकदम फुल एनर्जी से भरे हुए हैं, अब आप जो काम करेंगे ना, वो काम दूसरी दिशा में नहीं होगा, एकदम टू द पॉइंट होगा, आपके अंदर भटकाव नहीं होगा, आपको गोल एकदम स्पष्ट क्लियर दिखाई देगा। तो हमेशा ध्यान रखें, तो मोटिवेशन हमें लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए निर्देशित करता है। प्रत्येक अभिप्रेरणा में कोई लक्ष्य होता है, प्रत्येक अभिप्रेरणा में एक गोल होता है, लक्ष्य होता है। और गोल अगर नहीं है, अच्छा, हम मोटिवेट क्यों होते हैं? क्योंकि वो गोल हमारे दिमाग में क्लिक कर रहे हैं। हालांकि ये है कि हम फल के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये भी तो है ना कि वो फल हमें मोटिवेट भी कर रहा है कि आपको घर जाने के बाद ही खाना मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा। तो आप कितने भी थके हुए फिर भी घर ही जाएंगे, आप बीच में रुकेंगे नहीं। रास्ते में ट्रैफिक जाम होगा तब भी आप कोई दूसरा रास्ता देखेंगे, लेकिन जाएंगे डायरेक्ट सीधा घर। कई बार अपन डिमोटिवेट हो जाते हैं ना, फ्लो चल रहा है पढ़ाई का, तो 3-4 दिन डिस्टर्ब हो गए। देखो, ये 3-4 दिन वाला काम हर इंसान के साथ आता है, हर एक के साथ आता है, प्रत्येक के साथ। महिलाओं के साथ महीने में आता है 3 दिन, और वो वही पुरुषों के साथ भी आता है। महिलाओं के साथ हमें लगता है कि महिलाओं के साथ ज्यादा आता है, लेकिन उतना पुरुषों के साथ भी होता है। आप हमेशा ध्यान रखें, मेंटली डिस्टर्ब होंगे, अंधकार भी आएगा, छोड़ने का मन भी करेगा। तो ये सारी चीजें होती है। उस समय हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है कि अभी कुछ अच्छा होने वाला है, और अभी बस हमारे पास एक ही तरीका है कि हम पॉजिटिव रहकर ये सोचें कि अभी कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए ऑब्स्टेकल आया है। ऑब्स्टेकल के बाद में हमेशा ध्यान रखो कुछ अच्छा होने वाला होता है। तो वहां पर थोड़ा मेंटली हमें मजबूत रहने की आवश्यकता है। लेकिन होता क्या है कि जब परेशानी हमारे समक्ष आती है तो हमें लगता है कि ये केवल मेरे लिए आई है, ये मेरे पीछे पड़ी है सारी परेशानियां। एक्चुअल में अपनी परेशानी सबको बड़ी लगती है, लेकिन होता सबके साथ है, वो हर स्टूडेंट के साथ होता है। मैंने पिछले 15 सालों में इतने सारे स्टूडेंट से फीडबैक लिए, उनकी लाइफ में क्या क्या दिक्कत आती है, क्यों अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो पाती है, 4-5 बार एग्जाम दे दिया, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये कॉमन चीज निकल कर आई मेरे समक्ष, जैसे अभी आपने बताई, तो मुझे पता लगा कि ये समस्या सबकी है। 3-4 दिन खराब होते हैं, फिर मतलब अच्छे दिन आते हैं तो दिन याद आते हैं कि 3 दिन खराब किए। हाँ, तो क्या किया जाए, मतलब ऐसी कंडीशन में देखो, आपके वो जो 3-4 दिन खराब हुए ना, उसके बाद में आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी का संचार होगा ना, वो 3-4 दिन को कवर कर लेगा। आप ये मान के चलो कि वो 3-4 आगे दिन वाला अपन कर लेंगे तो वो पीछे, हाँ, आगे वाला वो पीछे जो खराब हुआ है ना, वो कवर कर लेगा वो। तो आप ये मान के चलो ये कवर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा डेप्थ में नहीं जाए, ये ध्यान रखें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम
फिर जब आ जाते हैं ऐसे खराब दिन, तो उसके बारे में हम सोच सोचकर और ज्यादा गहराई में चले जाते हैं। तो गहराई में जाना थोड़ा सा गलत है। उस समय थोड़ा सा माइंड को बिजी करें, व्यस्त करें अन्य कामों में, अपने इंटरेस्ट वाले काम करें। पढ़ाई लिखाई एक बार छोड़ दीजिए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, ताकि हम जो है उसकी ज्यादा गहराई में, चिंता की गहराई में नहीं डूब जाए। उस समय ये छोड़कर अपना इंटरेस्ट वाला काम करो। कोई म्यूजिक सुनो, डांस करने में अच्छा लगे डांस करने लग जाओ, अकेला रूम बंद करके थोड़ा सा नाच लो। तो उससे क्या होगा, तो हम उस चीज से बच जाएंगे और फिर 2 या 3 दिन के बाद में वापस रूटीन में आ जाएंगे। तो ये चीजें होती है और ये स्वाभाविक है, इंसान के साथ होना भी चाहिए, और नहीं होगा तो हमें एहसास कैसे होगा। चलिए, प्रत्येक अभिप्रेरणा में लक्ष्य होता है। अभिप्रेरणा से व्यवहार रचनात्मक होता है। रचनात्मक क्रिएटिविटी, कोई नया करोगे आप, नया तरीका ढूंढोगे और नया करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे मान लो कि मैं कोशिश करता हूं कि स्लाइड जब बनाता हूं तो किस टाइप की इमेज इसमें डालूं, तो और वो जो कंटेंट और इमेज का कॉम्बिनेशन और अच्छा कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार से हम हर बार कुछ नया करते हैं, तो वही क्रिएटिविटी होती है हमारी। और आप भी कर सकते हो, जैसे नोट बनाते हो आप, तो नोट बनाते हैं और जब आप पढ़ते समय आपके अंदर अच्छी फीलिंग आ रही है, तो आप थोड़ा सा और तरीका बदलकर और अच्छे नोट बनाने की कोशिश करेंगे और फ्लो चार्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। आपने कोई जो है इमोजी बना दिया हंसने वाला, उसके साथ में जोड़ दिया, तो ये क्रिएटिविटी होती है। हर काम में अपनी रचनात्मकता होती है। तो जब हम मोटिवेट होते हैं तभी हमारी रचनात्मकता आएगी। चलिए, उसके बाद में आप ये हेडिंग पढ़ो, क्या कह रहा है, अभिप्रेरणा में अध्यापक की भूमिका। अभिप्रेरणा में अध्यापक की भूमिका यानी कि रोल ऑफ टीचर इन मोटिवेशन। टीचर का नाम आगे, इसका मतलब सामने बच्चे हैं आपके। अब टीचर का रोल क्या है इस मोटिवेशन में, तो सबसे पहले ये कह रहा है कि सीखने की आवश्यकता उत्पन्न करता है। अगर टीचर फुल्ली मोटिवेटेड है तो बच्चों के अंदर वो जिज्ञासा पैदा कर देगा, वो उनको सिखा कर ही छोड़ेगा। तो सबसे पहला काम तो यही है कि टीचर बच्चों को जाने कि मेरी क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उनका लेवल क्या है, उनका सोशल बैकग्राउंड क्या है, और वो कितना सीख पाते हैं, किस लेवल पर जाकर सीख पाते हैं, उतना लेवल उतार लो अपना नीचे। हमें उनके सामने बहुत बड़ा हाई लेवल नहीं बनाना है, एकदम इतना नीचे जितना वो है उतना नीचे चले जाओ, उसके पास में जाकर बैठ जाओ, थोड़ा हंसी मजाक कर लो, माहौल को इजी बना दो। उसके बाद में बच्चों का जो रियल पोटेंशियल निकल कर आएगा। तो टीचर के लिए बहुत जरूरी है कि उसका मोटिवेशन एकदम सातवें आसमान पर होना चाहिए। उसके बाद में क्या रहा है, अध्यापक विद्यार्थियों की क्षमताओं एवं उपलब्धियों का वो अवलोकन करता है। जैसे आपने ज्योग्राफी पढ़ाया बच्चों को ज्योग्राफी आपने पढ़ाया, बोर्ड के ऊपर पढ़ाया, आपने समझाया कि पृथ्वी है इस प्रकार से घूम रही है, और उसके बाद में पढ़ाते पढ़ाते आपने कहा कि मैं थोड़ी देर बाद में इसका टेस्ट लूंगी। उसके बाद में आपने बच्चों को ये ग्लोब सामने रखा और बच्चों को बोला कि अभी जो मैंने बताया था, मैंने किस किस कंट्री के नाम आपको बताए, इसके अंदर लिखा हुआ है, आप ढूंढकर बताओ। और बच्चे फटाफट ग्लोब को घुमा घुमा कर ढूंढेंगे कहां पर है, और उसके साथ ही आप कई चीजें सिखा दोगे। देखो, पृथ्वी हमारी इतना डिग्री झुकी हुई है, और झुकी हुई है इसलिए दिन और रात होता है, इसलिए मौसम चेंज होता है, ऋतुएं आती है। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चों को सिखाने के लिए टीचर जो है मोटिवेटेड होना जरूरी है। यहां पर लिखा विद्यार्थियों की क्षमताओं में, विद्यार्थी के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है, अनाप शनाप है, आप कितना भी उसका निकाल सकते हो जितना आप चाहो। शिक्षा में बालक की अभिरुचि बनाए रखना। एक बालक अगर खुश नहीं है तो फिर वो सीखेगा भी नहीं, और वो खुश कैसे होगा वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप कैसे एक बालक को खुश रखेंगे। बालक तो आप सोच रहे होंगे कि बालक तो जब घर जाएगा तब खुश होगा कि उसकी छुट्टी कर दो और उसको खुशी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप बालक को खुश कर सकते हो। तो जितना बालक रुचि लेगा उतना ही बालक सीखेगा। ये कह रहा है कि सांवेगिक स्तर, ये देखो सांवेगिक का मतलब होता है इंग्लिश में इमोशनल। शिक्षार्थी मतलब स्टूडेंट, इमोशनली कई बार बच्चे जो है, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ बच्चे हमेशा तनाव के माहौल में रहते हैं, घर में भी लड़ाई झगड़े, पड़ोसियों में भी लड़ाई झगड़े, और आस पड़ोस माहौल इस प्रकार का है, काफी तनाव वाला। तो ऐसा बच्चा क्लास में आकर जो है वो खुश नहीं रहेगा,
उसके अंदर तनाव चलता रहेगा। आपको उसकी वास्तविकता को जानना है और जानने के बाद में उसका समाधान करना है। वो बच्चा क्या अभी नहीं आएगा? वो भी आएगा। देखो शरारती है लेकिन है तो बच्चा ही वो। बच्चों की शरारत तो देखो, शरारती तो होना ही चाहिए बच्चों को। जितना शरारती होगा उतना वो क्रिएटिव भी होगा। लेकिन अब आपकी साइकोलॉजी उस लेवल की होनी चाहिए कि आप जो है उसकी शरारत को बैलेंस कर दो। कई बार होता है ना कि जो बच्चा शरारत करता है, जो पढ़ता नहीं है, उनके लिए मनोविज्ञान में कई ऐसे टूल्स हैं। वो शरारती भी है, पढ़ने में भी फर्स्ट है। हाँ हाँ फिर उसको कैसे और ज्यादा काम दो। देखो तो प्रेशर हो जाएगा ना उस बच्चे पे। नहीं, अगर पढ़ने वाला बच्चा है ना, जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो उसका प्रेशर नहीं होगा। आप प्रेशर उतना ही डालो ना जितना वो झेल पाए, उतना प्रेशर नहीं डालना है। लेकिन जनरली क्या होता है कि बच्चे क्लास में जो पढ़ रहे हैं उसमें एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो सामान्य नहीं है। यहां साइकोलॉजी में एक टॉपिक है आपके, एक तो मंद बुद्धि बालक और एक टैलेंटेड बुद्धिमान बालक। तो ये जो बालक होते हैं वो थोड़ा सामान्य से अलग होते हैं, या तो लोअर या अपर, या तो हाई लेवल का होगा या एकदम लो लेवल का होगा। लो लेवल का होगा उसको हम कहेंगे मंद बुद्धि, और उसका लेवल अप होगा तो उसको हम कहेंगे तीक्ष्ण बुद्धि, तेज बुद्धि, शार्प बुद्धि। तो अब जिसका लेवल कमजोर है उस बच्चे को अलग से ट्रीटमेंट दो, आप थोड़ा सा इजी काम दो, कम होमवर्क दो। और जो बच्चा अच्छे लेवल का है, उसका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, एक बार बोलते ही आपको वो समझ लेता है, और आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो और वो बच्चा जो है सो जाएगा, क्योंकि वो तो सो जाएगा क्योंकि उसको पता है तो मुझे आता है। ऐसी कंडीशन में उन बच्चों के लिए स्कूलों में अलग से व्यवस्था होती है। उन बच्चों को क्या किया जाता है, एक क्लास जंप करवा दिया जाता है कि बेटा ये क्लास आपकी है ही नहीं, आप जो है चौथी क्लास में, आप 5वीं क्लास में बैठेंगे अगली बार। तो उसके बाद में उसको देखेंगे कि अब जो है माहौल में एडजस्ट हो पा रहे हैं। वो होता है ना समायोजन, साइकोलॉजी में समायोजन, एडजस्टमेंट। बच्चा एडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी है क्लास के अंदर। क्लास में अगर एडजस्ट नहीं किया तो वो नहीं पढ़ेगा। आपने कहा कि बच्चा शरारती भी है और बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, तो आपने एक क्लास जंप करवाए, 2 क्लास जंप करवाए, अगली क्लास में जब बच्चा गया तो बच्चे ने देखा कि यहां काम का वर्कलोड ज्यादा है, यहां चीजें उससे ज्यादा बड़ी है, तो फिर उन चीजों को पढ़ेगा, उन चीजों में इतना व्यस्त हो जाएगा कि उसकी शरारत धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो उसके पास काम होना चाहिए हाथ में, और काम नहीं होगा तो फिर वो शरारत करेगा। इस प्रकार से थोड़ा सा एंगेज करने की जरूरत है। तो बच्चों का जो इमोशनल फैक्टर है उसके ऊपर भी टीचर को ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद में आता है कि शैक्षिक प्रगति का मापन वैज्ञानिक विधियों से करना। वैज्ञानिक विधियां क्या होती है? बच्चों को आपने पढ़ाया, उसके बाद में आपने बच्चों को बोला कि बच्चों जो मैंने पढ़ाया है उसका एक टेस्ट होगा, और इस टेस्ट में हम एक तरीका अपनाएंगे जिसमें खेल खेल में टेस्ट ले लेंगे। बोलो वैज्ञानिक विधियों का मतलब है कि वो विधि एक तो नई होनी चाहिए, और हाँ प्रैक्टिकल होनी चाहिए, और इजी होनी चाहिए, और थोड़ा फ्रेंडली होना चाहिए। अच्छा, आजकल वैज्ञानिक विधियों में ये भी आता है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। आजकल जैसे स्कूल में भी डिजिटल बोर्ड वगैरह होते हैं, और स्कूल में भी, हमारे यहाँ तो नहीं है, जैसे बच्चों को जहाँ बैठता है डेस्क के ऊपर उसमें स्क्रीन लगी होती है, और उसके ऊपर जैसे टीचर ने पढ़ाया और अगला क्लिक किया, उनके सामने 3 क्वेश्चन खुल गए और उनका आंसर दबाओ, क्लिक करो। और जैसे हमारे पार्लियामेंट में जो वोटिंग करते हैं ना, वैसे वो बच्चे जो है अपनी जगह पर बैठा बैठा वो क्लिक करेगा और टीचर के पास में पूरा रिजल्ट आ गया और नाम सहित आ गया, ये देख लो आपका रिजल्ट। मतलब हुआ क्या, अभी पढ़ाया और अभी तुरंत रिजल्ट आपके स्क्रीन के सामने। अब क्या किया आपने, अगली बार जब आप टॉपिक पढ़ोगे ना तो बच्चे के दिमाग में क्लिक क्या करेगा, ये टॉपिक पढ़ाने के बाद में इसके 3 क्वेश्चन मुझे स्क्रीन के ऊपर मिलेंगे और उसका जवाब मुझे देना है। और टीचर ने बोला कि इससे बाहर नहीं आएगा, मैं आपको 10 क्वेश्चन बताऊं, इससे बाहर नहीं आएगा। और सारा डिस्कस किया और बच्चा पूरी चीज को एकदम गौर से देखेगा, समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको रिवार्ड मिलेगा ना। भी जो फर्स्ट आएगा, शाबाश बेटा बहुत अच्छा आ गया हो, इसके लिए तालियां बजाओ।
तो इस प्रकार से आप तरीका अपनाएं, वैज्ञानिक विधियों से उनकी प्रगति का मापन करें। प्रगति का मापन अच्छा, हमारे यहां थोड़ा ट्रेडिशनल ज्यादा चलता है। प्रगति का मापन होता है ना, मूल्यांकन करना कि आपने कितना पढ़ा, हम टेस्ट लेते हैं, तो ये एक प्रकार की प्रगति का मापन है। लेकिन ये कह रहा है कि तरीके नए होने चाहिए, आपके तरीके इतने प्रभावशाली होने चाहिए कि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। उसके बाद में अधिगम, अभिप्रेरणा और अधिगम में संबंध। देखो यहां अधिगम जो शब्द आ रहा है ना, उसका मतलब लर्निंग। एक है अभिप्रेरणा और एक है अधिगम, मोटिवेशन है और लर्निंग है। तो क्या दोनों के बीच में कोई संबंध है? अभी आप सीख रहे हो, आप लर्निंग कर रहे हो, लेकिन किसी चीज से मोटिवेट हो आप, तो मोटिवेशन और लर्निंग का संबंध है, बिल्कुल एकदम क्लोज, नजदीकी संबंध है। अब देखो ये कह रहा है कि अभिप्रेरणा विद्यार्थी के कार्यों को लक्ष्योन्मुखी बनाती है। लक्ष्योन्मुखी यानी कि टू द पॉइंट विद्यार्थी चलेगा, और जब टू द पॉइंट चलेगा तो उससे रिलेटेड चीजें ही वो सीखेगा। वो तब सीखेगा जब वो खुद मोटिवेट होगा उसके लिए। सीखने हेतु निरंतर सक्रिय रखती है, यानी कि मोटिवेशन जो है बच्चे का, वो उसको सीखने के लिए लगातार जो है एक्टिव रखती है। क्लास के अंदर बच्चा जो है इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता है। अभिप्रेरणा तब तक क्रियाशील रहती है जब तक वो पूरा सीखने ले, यानी कि काम पूरा होगा तभी हम मानेंगे कि वो मोटिवेशन था उसके अंदर। और काम के बीच में अगर बच्चा रुक जाए तो हम उसको मोटिवेशन नहीं कहेंगे। आधा अधूरा नहीं होता है, मोटिवेशन का पूरा ही होता है। विषयों के साथ साथ यह विद्यार्थियों को कौशल विकास, यहां पर एक शब्द आ रहा है देखो, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का स्किल, आप कोई चीज सिखा रहे हो ना तो उसकी स्किल भी डेवलप होनी चाहिए। जैसे आपने बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद में आपने कहा कि देखो मैं चेक करूंगी हैंडराइटिंग भी आपकी सुंदर होनी चाहिए, तो हैंडराइटिंग सुंदर होना एक प्रकार की स्किल है। तो इस प्रकार की बहुत सारी एक्टिविटी है। खेल खेल में हम पढ़ाते पढ़ाते उनको खेलना भी सिखा देते हैं। बहुत सारी एक्टिविटी होती है स्कूल में, गेम वगैरह। विद्यार्थियों में अच्छी आदतों तथा अनुशासन, जब मोटिवेशन अच्छा होगा तो उसकी आदतें अच्छी होगी और डिसिप्लिन भी अच्छा होगा। जहां डिसिप्लिन है वहां काम है, तो अच्छी आदत होती है तभी अनुशासन होता है। राष्ट्र सेवा और समाज हित में भाग लेने हेतु प्रेरित करना, यानी कि बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना हम डाल सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं ये देश के लिए। ऐसा नहीं बड़े होकर बहुत बड़े आदमी बन गए और देश छोड़कर चले गए। आपका योगदान इस देश में होना चाहिए और हमारे योगदान से ही ये देश आगे बढ़ेगा। तो ये राष्ट्र प्रेम की भावना उसके अंदर आती है मोटिवेशन में। तो इस प्रकार से अभिप्रेरित जो बच्चा होता है तो और प्रभावशाली तरीके से सीखता है, सीखने के लिए जरूरी है। चलो उसके बाद में आती है अभिप्रेरणा की प्रविधियां। प्रविधियां का मतलब क्या होता है? टेक्निक या तरीका, यानी कि कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी टेक्निक है जिससे हम बच्चों को मोटिवेट रख सकते हैं। तो पहला है पुरस्कार और दंड। आप बच्चे को पुरस्कार दिखाइए, आप बच्चे को डंडा भी दिखाइए। जो पुरस्कार से मान जाए ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसको डंडा कान के नीचे थोड़ा सा बजा दीजिए, तो उससे क्या होगा, उससे बच्चे के अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगा। हालांकि नेगेटिव है वो, लेकिन है तो सही, इलाज तो है वो। हमारे यहां पर वेस्टर्न साइकोलॉजी है और वेस्टर्न साइकोलॉजी कहती है कि बच्चों को पनिशमेंट नहीं देना है, बच्चे को फेल नहीं करना है, बच्चे को दंडित नहीं करना है, बच्चे को नकारात्मक अभिप्रेरणा नहीं देना है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम दंड देते हैं तो वो एक्चुअल में सकारात्मक मोटिवेशन ही माना जाता है। तो पुरस्कार और दंड जो है ये अच्छी टेक्निक है। उसके बाद में देखो प्रशंसा और निंदा। बच्चे को आप सिखा रहे हो, थोड़ा सा भी उससे अच्छा काम किया ना, शाबाश बेटे बहुत अच्छा, बहुत होशियार है तुम और बहुत आगे तक जाएगा। ऐसे बच्चे बहुत कम आते हैं। कई बार मैं कहता हूं ना, आपकी कैचिंग पावर अल्टीमेट है, आपको अंदर से फीलिंग आने लग जाती है। एक्चुअल में जैसा हमारी फीलिंग होगी वैसे ही हमारे काम होंगे, जैसे अंदर चल रहा है वैसे हम बाहर भी होंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई कमजोर है कोई होशियार है, और कोई होशियार है तो उसने अच्छी फीलिंग से अपने काम अच्छे किए। तो प्रशंसा और निंदा जरूरी है। खराब करे तो थोड़ी सी निंदा करो, सबके सामने थोड़ा सा उसको डांट दो कि ये काम गलत है, ये काम करने वाले बड़े होकर जेल जाते हैं। अभी तूने छोटा सा क्राइम किया है, फिर बड़ा करेगा,
अभी तूने पेन चोरी किया है, उसके बाद में तू इसका बस्ता चोरी करेगा और उसके बाद में इसके घर में जाकर कुछ चोरी करेगा, पैसा चोरी करेगा। तो इस प्रकार से निंदा भी करें उसकी। अगली टेक्निक है सफलता और असफलता। बच्चे को सफलता और असफलता के बारे में बताना जरूरी है। ये करने से हम सफल होंगे और ऐसा करने से हम असफल हो जाएंगे। ये भी एक टेक्निक है। प्रतियोगिता व सहयोग, कंपटीशन। बच्चों के बीच में कंपटीशन जरूरी है। 10 बच्चों को आपने एक चीज पढ़ाई, उसके बाद में फिर उनका 10 का टेस्ट लिया और 5 इधर और 5 इधर, 2 ग्रुप बना दिए। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हुआ। उसके बाद में आपने कहा कि ये 3 विनर है। तो ये प्रतियोगिता, और उसके बाद में जब कंपटीशन होता है, जैसे मान लो कि आपको लगा कि इधर 5 वालों में 3 बहुत कमजोर है, आपने उनको थोड़ी सी हिंट दे दी, थोड़ा हिंट दे दिया, तो उनको लगेगा नहीं कि यार मैं बहुत कमजोर हूं, तो फिर उसके अंदर वापस जोश आ जाएगा, वो करने की कोशिश करेगा। थोड़ा सा हिंट देने से बच्चा करने लग जाता है। तो ये एक टेक्निक है कि बच्चों के बीच में टेक्निक जो है जरूरी है। हाँ, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग तो वैसे हर जगह है। आप क्लास में अगर है ना बच्चे के सामने, तो स्कैफोल्डिंग ही है। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है सहारा होना, बच्चे के बीच में रहना, बच्चे के सहारा है। प्रगति और ज्ञान, अगली टेक्निक है। आप उसकी प्रोग्रेस देखें, आप उसका नॉलेज भी चेक करें। प्रोग्रेस आप टेस्ट के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि कितना बच्चे ने सीखा है, रट्टा है या सीखा है, दोनों चीजें अलग अलग है। तो दोनों चीजों को मिलाकर जो है आप उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करें और उसका नॉलेज भी चेक करें। बीच बीच में कई बार ऐसी संगोष्ठियां होती है, ऐसे ग्रुप डिस्कशन होते हैं, बच्चों को टॉपिक देते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर आपको बोलना है, देखते हैं सबसे अच्छा कौन बोलता है, और कल इसका कंपटीशन होगा और जीतने वालों को ये प्राइज होगा। तो इस प्रकार से आप उनका नॉलेज भी चेक कर सकते हो कि कितना नॉलेज उसने गेन किया है। नवीनता, परिचर्चाएं और सम्मेलन। नवीनता का मतलब है कि आप कुछ क्रिएटिव करवाएं, उनसे कुछ नया करवाएं। इस प्रकार के कुछ प्रोजेक्ट वगैरह स्कूलों में बनाए जाते हैं, तो बच्चा उसमें क्रिएटिव करता है। परिचर्चाएं होती है, इस प्रकार से बच्चों को एक घेरे में बिठा लिया जाता है और उनके बीच में चर्चाएं की जाती है, ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है, किसी मुद्दे के ऊपर बोलने के लिए बच्चों को कहा जाता है। एकदम सिंपल टॉपिक लो, जितना वो समझ पाए। उसके बाद में बच्चों को बोलो कि आप इसका क्रिटिसाइज करो, आप उसके बारे में पक्ष में विपक्ष में बोलो। वाद विवाद होते हैं ना, इस प्रकार की उनकी आदत बन जाती है। उसके बाद में सम्मेलन, सेमिनार्स वगैरह आयोजित करें, बच्चों को पूरों को एक साथ बिठा दें और किसी सेलिब्रिटी को बुलाएं, किसी सक्सेस व्यक्ति को बुलाएं और उनसे बातचीत करवाएं। तो इस प्रकार की अभिप्रेरणा से संबंधित ये टेक्निक है। आकांक्षा का स्तर, आकांक्षा यानी कि एस्पिरेशन। एस्पिरेशन का मतलब होता है कि आप क्या उम्मीद करते हो, क्या बनना है। जैसे बच्चों को हम पूछते हैं ना कि बड़ा होकर बेटा क्या बनेगा, ये तो मुझे नहीं पता क्या बनूंगा। अच्छा, कई बच्चे आपस में चर्चा करते हैं, तू क्या बनेगा, तू क्या बनेगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं पुलिस बनूंगा, मैं फौजी बनूंगा, मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा। ये सब क्या है, ये होती है आकांक्षा उसकी। जैसे उसने किसी को देखा, उसने किसी का रुतबा देखा और फिर वो वैसा बनने की कोशिश करेगा, फिर वो धारणा बना लेगा कि मुझे बड़ा होकर ये बनना है। इसे कहते हैं एस्पिरेशन। ये कह रहे हैं कि सो व्हाट डू यू वांट टू डू इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हो। आई डोंट नो, मुझे तो कुछ पता नहीं है। तो दिमाग में, हर बच्चे के दिमाग में कुछ न कुछ चलता है। तो ये इस प्रकार की आकांक्षा का स्तर होता है। कक्षा का वातावरण, टेक्निक में कक्षा का वातावरण भी आता है। जितना क्लास का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, उतना ही बच्चा जो है ज्यादा पॉजिटिव होगा। देखो, एनवायरनमेंट की जब बात करते हैं ना, आप जिस जगह पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, आपके रूम का भी एक एनवायरनमेंट होता है, और वो एनवायरनमेंट अगर सही नहीं है तो उस रूम में आप पढ़ नहीं पाओगे। जैसे कई स्टूडेंट के रूम होते हैं, इतने अस्त व्यस्त होते हैं, सब कुछ बिखरा होता है, वहां पर कचरा बिखरा हुआ है, न्यूज़पेपर उड़ रहा है, टॉवल लटक रहा है वहां पर, और कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। उस रूम के अंदर एंट्री करेगा ना, तो वो एंट्री करने के बाद में उसके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आएगा कि मैं पढ़ूं, वो सोएगा या मोबाइल चलाएगा। अब आप उस रूम को, उसका एनवायरनमेंट सुधारो। एनवायरनमेंट कैसे? सब्जेक्ट वाइज बुक्स अपनी जगह पर लगाएं, उसमें कोई डेकोरम नहीं करना है, उसको सजाना नहीं है। आप मैप लगा दें, इंडिया का मैप, राजस्थान का मैप, वर्ल्ड का मैप लगा दिया आपने, यहाँ पर आर्टिकल लगा दिए, साइंस के फॉर्मूले, मैथ के फॉर्मूले लगा दिए, और गोल ऊपर लिख दिया, नीचे सिलेबस लगा दिया, और नीचे टाइम लगा दिया कि इतने टाइम में मुझे ये गोल लेना है। और उसके बाद में आपने एक स्टडी रूम टाइप बना दिया,
लगता है देखने से वो स्टडी रूम है। ऐसे रूम के अंदर जैसे आप एंट्री करोगे, एंट्री करते हुए रूम बोलेगा कि पढ़, इसके अंदर तेरे को पढ़ना है, इसमें पढ़ने के अलावा कोई एक्टिविटी नहीं करना है। यानी कि रूम खुद मोटिवेट करने लग जाता है। इसी प्रकार से क्लास का भी माहौल होता है। मान लो कि आप कहीं पार्टी वार्टी कर रहे हैं, कहीं होटल में, कहीं होता है ना, कई बार बर्थडे पार्टी कर रहे हैं और वहां पार्टी कर रहे हैं, पार्टी मूड में है, और फिर मैं वहां जाऊँ, चलो आज मोटिवेशन पढ़ेंगे हम, साइकोलॉजी वाला अगला टॉपिक जो है कहाँ तक हो गया था, अरे बाप रे अभी तो यहाँ भी आ गए पीछा नहीं छोड़ेगा। हुआ क्या, आपके माइंड ने उसका विरोध क्यों किया? क्योंकि आपका दिमाग उस माहौल, उस वातावरण के अकॉर्डिंग डला हुआ था कि वहां केवल पार्टी और गाने बजाने और मस्ती होती है। और यहां पर जैसे आप आकर बैठ गए तो ये माहौल क्या है, ये सीखने वाला है, ये पढ़ने वाला है। अब आपके दिमाग में ना तो पार्टी आएगी ना और कुछ आएगा। तो यहां अगर ऐसे माहौल में कोई पार्टी करें, कोई डांस करें, तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, ये क्या तरीका है, ये पढ़ाने की जगह है या वो डांस बार है ये। तो ये सारी चीजें बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है कि आप किस प्रकार का उनको वातावरण प्रोवाइड करते हो। तो क्लास का जो है इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें बच्चों को बताएंगे। आवश्यकताएं, रिक्वायरमेंट, तो अगली टेक्निक है आपकी रिक्वायरमेंट की किस प्रकार की रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट बच्चों को जब सिखाते हैं तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। वहां टेस्ट पेपर भी होने चाहिए, वहां पर कंप्यूटर भी होना चाहिए, वहां पर खेल के ग्राउंड भी होने चाहिए, वहां बच्चों को मोटिवेशन के लिए एक सेमिनार हॉल भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें उनको समय समय पर मिले। तो ये था मोटिवेशन का पार्ट सेकंड, और ये अभिप्रेरणा वाला यहां पर होता है फिनिश। अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखो।